Hello friends, how are you all? Welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to learn crystal field theory in tetrahedral complex. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में पढ़ा था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। आज बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो, हम लोगों ने जब क्रिस्टल फील्ड थियरी स्टार्ट किया था तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड, जबकि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है, जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग? फिर आपने जब क्रिस्टल फील्ड थियरी स्टार्ट किया तो आपने डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, these 3 d orbitals are present in between the axes, while dx square y square and dz squares are present on the axis. क्लियर हो रहा है? So those who have not watched that video yet, go and watch that video और अभी आप इस पे फोकस करो। So let's start crystal field theory in tetrahedral complex। इसमें बात करोगे tetrahedral complex। So आपको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड। मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड। क्रिस्टल फील्ड थियरी, TFCFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसमें बच्चों लोग? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डाल लो। देखो, आपने ऑक्टाहेड्रल समझा, वैसा ही ये भी है बच्चों लोग, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप खुद देख के बोलोगे सर ये तो अपोजिट हो गया, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया? जो कंसेप्ट उधर था वो कंसेप्ट इधर भी है। क्लियर हो रहा है? आप समझते रहो क्रिस्टल फील्ड थियरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एज यू नो, क्रिस्टल फील्ड थियरी में क्या होता है? डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। क्लियर हो रहा है? सभी हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन tetrahedral complex, ligands approaches to central metal atom, ligands approaches to central metal atom through in between the axis। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, कहां से? एक्सिस के बीच में से। जबकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, वो एक्सिस के ऊपर से। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस के बीच में से। देयरफॉर द orbitals present, therefore the orbitals present in between the axis feel more repulsion। क्लियर हो रहा है? जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड their energy will increase and they split as अभी बताऊंगा कैसे वो स्प्लिट होता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? अब वो स्प्लिट कैसे होता है याद कर लो। वापस मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? डी एक्स वाई की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। डी एक्स वाई कौन सा ऑर्बिटल होता है? एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बीच में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर होगा, उसका नाम क्या बन गया? डी एक्स वाई बन गया। डी वाई जेड क्या होगा? वाई और जेड के बीच में जो ऑर्बिटल्स थे उसका नाम क्या होगा? वाई जेड हो गया। क्लियर हो रहा है? और वैसे ही क्या होगा? डी जेड एक्स, जो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? और जबकि ये वाला ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कहां है बच्चे लोग? ऑन दी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑन दी एक्सिस है। तो 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 3 एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, जबकि 2
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, वो लोग कहां पर होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते, ऑन दी एक्सिस होते। क्लियर हो गया। तो अब समझते हैं, तो कौन कौन से ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बीचों बीच है, क्लियर हो रहा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, these are present in between the axis, these are present in between the axis। क्लियर हो गया। तो अभी समझते हैं, देखो 5 डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, इसका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दीज आर दी 5D ऑर्बिटल्स। क्लियर हो रहा है। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इधर मैंने डायग्राम बनाया। क्लियर हो रहा है। अब देखो मैं एक बात करता हूं, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट जेड एक्सिस। एक सेकंड रुक जाओ, ये जेड एक्सिस है। क्लियर हो रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस। देखो अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब ध्यान से देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस टू सेंट्रल मेटल एटम इन थ्रू इन बिटवीन द एक्सिस। इसको मैं प्रॉपरली बना देता हूं, आपको विजिबल हो। देखो एक्सिस के बीच में से आता है, तो एक्सिस के बीच में कौन से 3 ऑर्बिटल है, ये, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनका एनर्जी बढ़ जाएगा, और ये लोग ऊपर की तरफ, इनमें रिपल्शन कम होगा, इनका एनर्जी कम हो जाएगा, ये लोग नीचे की तरफ। जस्ट अपोजिट है किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। क्लियर हो गया बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अपोजिट है। सो ये है अपना मेटल। क्लियर हो रहा है। मेटल को बाद में लिखते हैं, पहले ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट बच्चों लोग जेड एक्सिस, और ये बीचों बीच क्या है, मेटल है। नाउ द लिगेंड्स जो होते हैं ना इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो लोग एक्सिस के बीच में से आते हैं। कहां से आते हैं, एक्सिस के बीच में से। जैसे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है। ये वाई और जेड के बीच में से आएंगे, इधर से एक लिगेंड आ रहा है। क्लियर हो गया। ये y और z के बीच में हो गया, एक zx के बीच में से आएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे लिगेंड क्या होते हैं बच्चों लोग, एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, वो लोग एक्सिस के ऊपर से नहीं आ रहे। सब वो लोग एक्सिस के बीच में से आएंगे, तो एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये तीनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है आपको, एक्सिस के बीच में ये तीनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, मतलब ये 3, इधर मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट in between the axis, present in between the axis, present on the axis, present on the axis। क्लियर हो गया। ये लोग एक्सिस के बीच में होते हैं ये तीनों, जबकि एक्सिस के ऊपर होते हैं। नाउ द लिगेंड्स, अब समझो इधर आपका डी एक्स वाई है। देखो ये एक्स ऑर्बिट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कौन सा ऑर्बिटल होगा, एक्स वाई ऑर्बिटल। तो लिगेंड्स भी कहां से आ रहा है, एक्स वाई के बीच में से आ रहा है। तो जो ऑर्बिटल एक्स वाई के बीच में से, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, उनका एनर्जी क्या होगा बच्चों लोग, बढ़ जाएगा, और जो बीच में नहीं होगा उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो कि एक्सिस के बीच में थे, ये ऊपर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। देखो ये तीनों ऊपर आ गए, जबकि ये दोनों जिनका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये लोग नीचे आ जाएंगे। इसका नाम लिख देता हूं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसका नाम क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर। ये 3 है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, T2G। मैंने आपको ट्रिक बताया था याद रखने के लिए, T फॉर ट्रिपल, इधर भी क्या है 3 है ना, तो T फॉर ट्रिपल, इधर क्या है 3 है, तो इसको क्या दे दोगे, EG दे दोगे। क्लियर हो गया बच्चे लोग। पहले ये लोग डी जनरेटेड थे, पांचों क्या है बच्चे लोग, डी जनरेटेड, मतलब इनकी एनर्जी सेम है, बट स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस हो गया। ये इनका एनर्जी बढ़ गया, ऊपर चले गए, और इनका एनर्जी कम हो गया, ये नीचे चले गए। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है किसमें बच्चे लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कि ये तीनों ऊपर चले गए, ये दोनों नीचे। वाइल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जस्ट इसका अपोजिट था, ये EG ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं, T2G नीचे आ जाते हैं। क्लियर हो गया। इज इट देयर एनी डाउट। अब मैं इसके एनर्जी के बारे में भी आपको बता देता हूं। एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
देखो T2G के लिए वैल्यू याद कर लो, क्या होता है ना बच्चे लोग, 2/5 डेल्टा नॉट। Eg के लिए वैल्यू याद रख लो 3/5 डेल्टा नॉट। T2G के लिए वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 2/5 डेल्टा नॉट। Eg के लिए वैल्यू क्या है, 3/5 डेल्टा नॉट। क्लियर हो गया। लेकिन जो ऊपर होता है वो प्लस में होगा, जो नीचे होगा वो माइनस में होगा। ये आपको याद कर लेना है बच्चे लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए वैल्यू, क्योंकि T2G के लिए हमेशा 2/5। क्लियर हो गया। या तो आप 0.4 भी लिख सकते हो, और Eg के लिए हमेशा क्या लिखोगे, 3/5 या तो 0.6 लिख सकते हो। क्लियर हो गया। T2G के लिए 2/5, Eg के लिए 3/5। लेकिन अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। इधर T2G ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, Eg नीचे है तो नेगेटिव। वाइल ऑक्टाहेड्रल में इसका अपोजिट था, ये ऊपर था पॉजिटिव, ये नीचे था नेगेटिव। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। और ये बीचों बीच क्या होता है बच्चे लोग, बैरी सेंटर। याद आ रहा है, बैरी सेंटर, जिसका वैल्यू, ये डेल्टा ओ नहीं आएगा बच्चे लोग, डेल्टा टी आएगा, सॉरी, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, इधर क्या आएगा, डेल्टा टी, बिकॉज इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बच्चे लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बैरी सेंटर में डेल्टा टी का वैल्यू अराउंड 10 DQ। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। इज इट देयर एनी डाउट? तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है, और ये क्या होता है, एनर्जी होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहले जैसे देखो हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, पहले 5 डिजेनरेट होते हैं, फिर सिमेट्रिकल फील्ड आएगा, फिर पांचों का एनर्जी सेम हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन पांचों का बाद में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालोगे बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इंटू 2/5 डेल्टा टी, प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, देखो प्लस करके मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स -3/5 डेल्टा टी, -3/5 डेल्टा टी। क्लियर हो गया। तो T2G में 2/5 डेल्टा टी, कितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा तो 4 इंटू 2/5, और n इंटू Eg -3/5 डेल्टा टी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इधर मैं आपको फॉर्मूला एक और बार लिख देता हूं। तो CFSE का फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एन T2G, देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 2/5 इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया। एक सेकेंड, CFSE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G करोगे 2/5 डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, फिर इधर क्या आ जाएगा, -3/5 डेल्टा टी। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे लोग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इज इट देयर एनी डाउट कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया। क्लियर हो गया। ये सब तो बच्चे लोग एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर हुआ ना। अब इसकी बात करते हैं वापस, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को वापस समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल को पहले समझो। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे थे बच्चे लोग, ऑन दी एक्सिस। देयरफॉर जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे उनका एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल, मेटल का ऑर्बिटल, लिगेंड का ऑर्बिटल, रिपल्शन ज्यादा, तो जिसमें रिपल्शन ज्यादा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, एक्स वाई के बीच में से, एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे हैं बच्चे लोग। जब एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा तो किसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीचों बीच है। तो ये तीनों एक्सिस के बीचों बीच है ना, तो एक्सिस के बीचों बीच से आ रहा है लिगेंड, रिपल्शन हो गया, तो जो एक्सिस के बीच में उनका एनर्जी बढ़ गया। तो ये T2G, T फॉर ट्रिपल, और इसे और 3 है इसलिए याद रखना, T फॉर ट्रिपल, T फॉर 3 ऑर्बिटल, ये ऊपर, और Eg क्या हो जाएगा नीचे। हमेशा याद रखो T2G के लिए वैल्यू होता है 2/5 और Eg के लिए क्या होता है 3/5।
T2G के लिए 2/5, EG के लिए 3/5, लेकिन अगर ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। क्लियर हो गया? इज इट देयर एनी डाउट? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 2 इंटू 2/5 डेल्टा T, फिर प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इंटू -3/5 डेल्टा T। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो इसको प्रॉपरली कॉपी करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जांपल देखेंगे। क्लियर हुआ? इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। T2G ऊपर, EG नीचे। फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव किया। इज इट देयर एनी डाउट? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के पहले एक चीज सुन लो, हम लोग ने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑक्टाहेड्रल के लेक्चर में, अभी भी सुन लो। अगर आपका देखो CFSE दो चीज पे डिपेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना, सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि इधर सेपरेशन क्या होगा? कम होगा। तो मैं लिख देता हूं मोर सेपरेशन, इधर मैं लिखूंगा लेस सेपरेशन। क्लियर हो गया? मोर सेपरेशन, लेस सेपरेशन। इधर क्या हो जाएगा? पेयरिंग होगा। कैसे होता है वो लास्ट लेक्चर में सिखाया हो, आज भी सिखाऊंगा। पेयरिंग होगा, इधर पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर इसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। किसका पेयरिंग? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे बच्चों लोग, ये हो गए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है बच्चों लोग? लो स्पिन। जबकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो बनता है वो क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब क्यों लो स्पिन बोलते हैं, क्यों हाई स्पिन बोलते हैं, मैं सब बताऊंगा। इसको आप नोट कर लो बच्चे लोग, और ये चीज याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम की द गिवन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर हो गया? तो अब सॉल्व करते हम लोग। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D7 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? D7 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 की बात कर रहे हैं। तो आप लोग दो अलग अलग केस है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलो और एक है वीक फील्ड। पहले हम बात करेंगे भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। तो आपको मालूम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले 5 ऑर्बिटल बना दो, 3 4 5। अब इसको तोड़ दो, तोड़ना का काम तो जरूरी है, स्प्लिटिंग तो होगा, स्प्लिटिंग होगा। एज यू नो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में क्या होता है भाई? स्प्लिटिंग ज्यादा होता है बच्चों लोग। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? स्प्लिटिंग इज मोर। जब ज्यादा स्प्लिटिंग तो इधर टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर जाता है और EG नीचे आता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो ज्यादा स्प्लिट हो गया। ये है बच्चों लोग T2G, ये है EG। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग पहले बात करेंगे D7 है ना, तो D7 कैसा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इधर मैं लिख देता हूं 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर, EG नीचे। इसका वैल्यू क्या होता है? 2/5 डेल्टा T। इसका वैल्यू क्या होता है? -3/5 डेल्टा T। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अब देखो ये 7 वाला जब स्प्लिट होगा तब ऊपर कितना रहेगा और नीचे कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो समझना जरूरी है। देखो स्प्लिटिंग ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा। अब पहले बता दो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे? इलेक्ट्रॉन भाई नीचे आएगा ना, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में आता है। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां आता है? पहले लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में। तो ये तो हाइयर एनर्जेटिक है भाई, प्लस है।
ये तो लोअर है, माइनस है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक आ गया, दो आ गया। क्लियर हो रहा है? इतना हो गया। अब आप क्या देखोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको पता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में सेपरेशन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर नहीं जाएंगे, पहले वो लोग पेयरिंग करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। क्लियर हो गया? 4 हो गया। अब बचा है 5, 6, 7, क्योंकि अब नीचे रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो अब उनको ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे रहने के लिए जगह है तो वो लोग नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। वाई ज्यादा एनर्जी? बिकॉज सेपरेशन ज्यादा है। सेपरेशन क्यों ज्यादा है? बिकॉज लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर हो गया आपको ये बात? समझे ना ये बात? ये इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें भी सब, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है T2G ऊपर, Eg नीचे, T2G Eg। इसका जो एनर्जी होता है कितना होता है? +2/5 डेल्टा T, और इसका जो एनर्जी होता है -3/5 डेल्टा T। क्लियर हो गया? अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पहले आप कहां भरोगे बच्चे लोग? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है इन दोनों में, तो पहले कहां भरोगे? नीचे वाले में 1 2। क्लियर हो गया बच्चे लोग? पहले कहां भरोगे? नीचे वाले में भरोगे। इज इट देयर एनी डाउट? फिर आप क्या, अब इलेक्ट्रॉन आप कहां भेजोगे? ऊपर भेजोगे। अब पेयरिंग नहीं होगा, अब इलेक्ट्रॉन आप कहां भेजोगे? ऊपर भेजोगे। जब आप ऊपर भेजोगे तो इधर चले जाएगा 1 2 3, क्योंकि देखो ये सेपरेशन कम है ना बच्चों लोग, कम सेपरेशन है, मतलब वो ऊपर जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग नहीं हुआ। देखो पहले पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा मतलब पहले नहीं होने वाला इधर पेयरिंग। पहले 2 इधर भर लिए, 2 भरने के बाद ऊपर जाएंगे, कितना हो गया? 5, तो वापस 6 7। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? ये बात समझ रहे हो? देखो अभी दिखने में तो दोनों सेम दिख रहे हैं, दिखने में तो दोनों सेम दिख रहा है बच्चे लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन D6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? D6 ले लो। चलो D6 ले लोगे तो क्या होगा? पहले पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले पेयरिंग, और ये क्या हो जाएगा? खाली रहेगा। क्लियर हो रहा है? वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? पहले ऊपर जाएंगे। देखो D6 ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं बच्चे लोग? D6 मतलब क्या? पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर भरोगे, फिर 1 2 3 5 हो गए, अब नीचे आ जाएगा 6। पहले पेयरिंग नहीं होगा, पहले ऊपर जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसमें क्या होगा? पहले पेयरिंग होगा। D6 है बच्चे लोग, कितना है ये? D6, क्योंकि D7 तो सेम हो गया। चलो D6 की बात करते हैं। सो D6 से बच्चे लोग, तो D6 मतलब क्या? आपको 5 6 इलेक्ट्रॉन है, आप पहले इधर 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, यस, फिर आप ऊपर जाओगे क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले पेयरिंग होगा। सो 2 3 4 5 6, और उसमें पहले पेयरिंग नहीं होगा, उसमें पहले नीचे 2 दे दिए। वाई? बिकॉज उसका एनर्जी कम है, कम एनर्जी वाले को पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप ऊपर की तरफ जाओगे, पेयरिंग नहीं होने वाला, बिकॉज सेपरेशन कम है ना, सेपरेशन कम है। क्यों कम है? बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में सेपरेशन कम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। क्लियर हो रहा है? अब इसको लो स्पिन बोलते हैं, इसको हाई स्पिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो कहां पर आ रहा है? नीचे वाले ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में। इसमें पेयरिंग हो रहा है ना, जबकि इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे कोई दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये तो D6 में अगर आपको ये दोनों में सेम दिख रहा है, इधर भी 3 इधर भी 3 दिख रहा है, बट ये क्या है बच्चे लोग? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में आते हैं? लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में। इसमें क्या होते हैं? ऊपर भी जाते हैं फिर नीचे आते हैं। क्लियर हो रहा है? इसमें देखो लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसमें हायर में ज्यादा होता है, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। D6 के लिए दोनों सेम दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, इधर भी 3, लेकिन दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए इधर ज्यादा होगा और इधर कम हो जाएगा। अगर D5 में बोल दूं तो ये हटा दोगे ना एक, क्योंकि D5 बोल दिया तो पहले आप 2 इनको दोगे, फिर पेयरिंग कराओगे क्या? नहीं, सीधा ऊपर भागोगे। 1 2 3 5, तो ऊपर 3 है, इधर कितना है बच्चों लोग? 2 है। ऊपर 3 है, इधर कितना है बच्चों लोग? 2 है।
तो इसमें ऊपर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 की अगर बात करूं, और इसमें नीचे की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो इधर मैं लिख देता हूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद कर लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों लोग समझ रहे हैं आपको। अब हम बात करेंगे एनर्जी कैलकुलेट करने की। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, CFSE। देखो इसमें एनर्जी कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो CFSE इन टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इंटू 2/5 डेल्टा T, 2/5 डेल्टा T, प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, कितने हैं बच्चे लोग 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितना है 4, फिर उनका मल्टीप्लाई करोगे -3/5 डेल्टा T। क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 2 4/5 हो जाएगा, 4/5 डेल्टा T। इधर क्या हो जाएगा, 4 3 12 -12/5 डेल्टा T। जब आप इसको सॉल्व करोगे और आगे जाके तो 4/5 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा, -8/5 डेल्टा T। इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे 1.6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे लोग, -8/5। अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं, ऊपर की तरफ लिखता हूं, तो CFSE इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, कितना है बच्चे लोग 3 है, 3 इंटू 2/5 डेल्टा T, 2/5 डेल्टा T, प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, कितना है 3 इंटू -3/5 डेल्टा T। क्लियर हो रहा है। अब इसको 3 2 6/5, 3 इलेक्ट्रॉन थे 2/5, इसका करोगे प्लस माइनस क्या होता है, -3 3 9, 3 3 9/5, और इसको करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो 6 में से -9 करोगे तो -3 डेल्टा T। सो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो रहा है कि नहीं, किसके वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लिगेंड का स्ट्रेंथ। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अलग वैल्यू आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अलग वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इससे आपको एक चीज पता चल गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। देखो ना, लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा, तो इधर पैरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इधर लिगेंड का स्ट्रेंथ कम है तो स्प्लिटिंग कम होगा, तो इधर पैरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे, ऊपर की तरफ जा रहे, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जबकि इधर लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में रह रहे, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पूरा पॉइंट समझा, मोड सेपरेशन, लेस सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन का पैरिंग और कैलकुलेट कैसे करने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लो है इंटू 2/5, इसके जस्ट लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG कितना है 2 4 है इंटू 3/5। अब कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा -8/5, इधर आंसर आएगा -3/5। सो इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे कैलकुलेट करते हैं CFSE इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल भी डिस्कस किया है, टेट्राहेड्रल भी डिस्कस किया है, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कलर के बारे में, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस देखा था, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में सेपरेशन ज्यादा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन का पैरिंग नहीं होगा, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में सेपरेशन कम, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रॉन्ग फील्ड में पैरिंग होगा, वीक फील्ड में पैरिंग नहीं होगा, वो जंप इधर पहले लोअर में जाएगा फिर हायर फिर पैरिंग करेगा। क्लियर हो गया। ये सारे चीज डिस्कस किए थे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। ये सारे सब चीज हमने डिस्कस किए थे D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, आपको आंसर निकालने आना चाहिए। इज इट देयर एनी डाउट? चलो लेट्स स्टार्ट। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालो, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो कलर किसके वजह से होता है, ये बात समझो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर किसके वजह से होता है? सो पहला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is due to DD transition,
इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है वो समझते हैं। डी ट्रांजिशन क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जेटिक d orbital to lower energetic d orbital into higher energetic d orbital is called डी ट्रांजिशन, इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। समझे बच्चे लोग? डी ट्रांजिशन क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स में जंप करता है, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में जंप करता है, तो उस ट्रांजिशन को क्या बोलोगे? डी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया? तो कलर किसके वजह से होता है? डी ट्रांजिशन के वजह से। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में जाता है तो इसको क्या बोलते हो? डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन कब होता है तो समझो, व्हेन कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रेंज, व्हेन लाइट फ्रॉम विजिबल रेंज falls on complex, लाइट जब विजिबल लाइट कॉम्प्लेक्स पे गिरेगा, इट विल कॉज एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक्साइटेशन करता है, एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल, समझ जाओ, लोअर एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल, टू हायर डी ऑर्बिटल। बात समझ रहे हो आप लोग? तो जब भी लाइट कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिरेगा तो उस लाइट के वजह से, उस लाइट एनर्जी के वजह से जो कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे विल जंप फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल। और भैया लोअर से हायर जाने वाले को ही क्या बोलते हो? डी ट्रांजिशन बोलते हो। समझ रहे हो? तो अब हमारा ये बात हो गया डी ट्रांजिशन क्या होता है, क्लियर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाता है ना, देखो पहले लोअर एनर्जेटिक था, मतलब क्या? मस्त स्टेबल था, लेकिन अब वो ऊपर चले गया मतलब हायर डी ऑर्बिटल में चले गया, तो एनर्जी बढ़ गई मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम हो गई वो वापस स्टेबल बनने का ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? सो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन वेंट इन हायर d orbital become highly energetic and highly unstable, highly energetic जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वेंट इन हायर डी ऑर्बिटल बिकम हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली अनस्टेबल। Because of that electron will lose its energy in the form of light, electron will lose its energy in the form of light and come back to lower energetic d orbital, come back to lower energetic d orbital। बात समझो बच्चे लोग। तो जब वो हायर से लोअर में आता है तो उसने क्या किया? एनर्जी को लूज किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वही जो लाइट होता है वो विजिबल लाइट निकलता है, और वो विजिबल लाइट क्या बनता है? कलर बनता है। नहीं समझे? वापस समझते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स को कलर होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब
कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मैंने क्या बताया, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल से हायर में जंप करता है, इसको क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन बोलते हो। क्लियर हो गया, डी ट्रांजिशन तक समझ आ गया आपको। अब आप बात करोगे, डी ट्रांजिशन तो हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में था उसको लाइट मिला, लाइट एनर्जी, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तो हर जगह बच्चे लोग, विजिबल लाइट मिला तो उसका इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में गया, हायर में जाके क्या हो गया, अनस्टेबल, उसको स्टेबल होना है, तो जब वो अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा तो वो विजिबल लाइट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, मतलब विजिबल रेज बाहर निकल रहे हैं, वो विजिबल रेज जब बाहर निकलेंगे तो वो रेज हमारी आंखों पे जाएंगे और आंखों पे जाने की वजह से हमको वो कलर दिखाई देता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग कि कैसे कोई भी कंपाउंड का कलर क्यों होता है। जैसे कि ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ये जो है ये ढक्कन दिख रहा है आपको, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट्स आ रही है, विजिबल लाइट्स। इसके अंदर जो भी कंपाउंड्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहे हैं, उस लाइट को लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं विजिबल के अंदर, विब ग्योर, तो वो लोग सबको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन ब्लू वाले को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट। तो ये ब्लू वाला इधर से निकल रहा है, हमारी आंखों में जा रहा है और हमको उसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया आपको ये बात। तो कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन की वजह से जंप करेगा लोअर टू हायर, जब वो जंप करेगा तो जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम, स्टेबल होने के लिए जब वो वापस नीचे आएगा तो वो एनर्जी देता है, वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, विजिबल लाइट के फॉर्म में, मतलब कलर के फॉर्म में। क्लियर हो गया, तो इसको अभी आप नोट कर लो बच्चे लोग, मैं पहला पॉइंट रफ करने वाला हूं, इसको आप नोट करो फटाफट। किया नोट, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स जब उनका स्प्लिटिंग होता है, चलो ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो ना, ये Eg ऊपर है, ये T2G इधर है। क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन था बच्चों लोग, ये जो क्या है, ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इज इट देयर एनी डाउट, जब मैं इसको लाइट दूंगा, ये देखो मैं क्या दे रहा हूं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट दे रहा हूं एनर्जी के फॉर्म में, सो दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी मिलने के वजह से उनके पास एनर्जी बढ़ जाएगी एंड वो ऊपर चले जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो लोअर से हायर में गया, इसको ही आप क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन बोलते हो। इज इट देयर एनी डाउट, लेकिन जब वो ऊपर गया तो वापस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वापस नीचे आएगा। क्लियर हो रहा है, वापस नीचे आएगा तो वापस एक एनर्जी रिलीज होगा, विजिबल लाइट, क्या होगा, विजिबल लाइट वापस रिलीज होगा, और जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा उस कॉम्प्लेक्स का। क्लियर हो गया ये काम कैसे करता है कि कोई भी कंपाउंड कलर क्यों होता है। अब लेकिन एक चीज समझ लो, अगर इसने रेड एब्जॉर्ब किया है तो आपको ब्लू दिखेगा, क्योंकि उसने रेड एब्जॉर्ब किया तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, यानी ब्लू दिखेगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग कैसे किसी भी कंपाउंड में कलर होता है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं ये वाले पॉइंट्स को, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। क्लियर हो गया, रफ कर दूं, देखो इसको मैं जब, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स रेड कलर के विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करता है, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, क्या होगा, ब्लू। ये तो मैं बोल दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, बुक में दिया होता है, उसका नाम देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक सर्कल बनाने का, समझ रहे हो, विब ग्योर आपको पता है, विब ग्योर, क्लियर हो रहा है, विब ग्योर। इज इट देयर एनी डाउट, ये क्या है, विब ग्योर लिखने का, लेकिन आई को मत लिखा करो, आई को मत लिखा करो बच्चे लोग। विब ग्योर लिखा ना, VBGYOR, बस आई को मत लिखा करो, ऐसा सर्कल बना दिया करो, उसमें 3 लाइन बना दिया करो, 1 2 3, और लिखा करो VBGYOR। क्लियर हो गया, आई को मत लिखना बस। इसका हम लोग नाम देंगे रंग चक्र, क्या नाम दोगे बच्चे लोग, रंग चक्र।
क्लियर हो गया। इस रंग चक्र से आप पता करोगे कॉम्प्लेक्स का कलर। अगर मैं बोलूं वो कॉम्प्लेक्स ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर कौन सा होगा? देखो ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ट्रांसमिट किसको करेगा? रेड ऑरेंज को, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड ऑरेंज। क्लियर हो गया बच्चे लोग। अगर एक कंपाउंड वायलेट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो, क्योंकि वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ट्रांसमिट किसको होएगा? येलो। मतलब जिसको एब्जॉर्ब करता है उसके सामने वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो इस तरीके से रंग चक्र की मदद से आप क्या पहचान सकते हो बच्चे लोग? कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर मैंने बोला वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप बोल दोगे इसके सामने वाला कौन है? ग्रीन है, VBGYOR। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट कलर। कलर कैसे होता है बच्चे लोग? डीडी ट्रांजिशन की वजह से। डीडी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करना। जब वो हायर ऑर्बिटल में जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वापस वो नीचे आता है, लेकिन विजिबल लाइट को बाहर निकालता है। देखो बाहर निकाल दिया। जब वो विजिबल लाइट को बाहर निकाल दिया तो जिसके वजह से आपको क्या दिखा? कॉम्प्लेक्स का कलर दिखा। इज इट देयर एनी डाउट? और कॉम्प्लेक्स के कलर होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तभी तो वो जंप करेगा। समझा आपको कलर के बारे में? इसको प्रॉपरली नोट करो। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चों लोग, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने बात किया था कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इसके ऊपर। तो पहला फैक्टर है अपना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एनर्जी ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के CFSE से। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा एटम्स होते हैं तो ज्यादा इंटरेक्शन, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा CFSE। क्लियर हो रहा है? सिंस बिकॉज, ऐसा लिख दे रहा हूं, इधर मैं रीजन भी लिख देता हूं। बिकॉज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in octahedral complex more atom, therefore more interaction, therefore more CFSE, more CFSE। क्लियर हो रहा है? therefore more CFSE। इज इट देयर एनी डाउट? जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा CFSE होगा। तो इस पॉइंट को प्रॉपरली क्या करो बच्चों लोग? नोट करो। सेकेंड पॉइंट, एज वी गो, सेकेंड फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर क्या था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा CFSE। तो ऑक्टाहेड्रल का CFSE क्या होता है? टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है। क्लियर हुआ ये बात? अब बात करेंगे, ये दोनों का कंपैरिजन भी है बच्चों लोग। इधर मैं लिख देता हूं डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। क्लियर हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ये टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एज वी गो डाउन द ग्रुप, CFSE इंक्रीजेस, मतलब 3D सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज की अगर आप बात करोगे तो 5D ट्रांजिशन सीरीज का CFSE ज्यादा होता है 4D ट्रांजिशन सीरीज से, और 4D ट्रांजिशन सीरीज का CFSE ज्यादा होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज से। क्यों? बिकॉज देखो 3D के नीचे क्या आएगा? 4D के नीचे क्या आएगा? 5D। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, साइज, ये शेल है, शेल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉन्डिंग होने का चांसेस, ओवरलैप, मतलब इंटरेक्शन अच्छा होगा बच्चे लोग। समझ रहे हो? इंटरेक्शन क्या होगा? अच्छा होगा।
इज इट देयर एनी डाउट? एज वी गो डाउन द ग्रुप CFSE इंक्रीजेस। याद रखना है बच्चे लोग, ये जो फैक्टर्स है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया कि किसमें CFSE ज्यादा है? 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये फैक्टर्स आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, इसको नोट करेंगे, इसके बाद इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो जरूर देखेंगे। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो सेकंड फैक्टर्स हो गया। थर्ड फैक्टर क्या है अपना? लिगेंड का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अभी आपने देखा था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का CFSE ज्यादा होता है वीक फील्ड लिगेंड के CFSE से, ये तो आपको पता भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का CFSE ज्यादा होता है वीक फील्ड लिगेंड के CFSE से। क्लियर हो गया बच्चों लोग? एक और है अपना CFSE, crystal field splitting energy is directly proportional to oxidation state of central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्योंकि देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा इंटरेक्शन। क्लियर हो गया बच्चों लोग? Because of more charge, more interaction। क्लियर हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोर चार्ज मोर इंटरेक्शन। समझ गए? तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अपना CFSE होगा। तो अगर मैं Fe+3 का बात करूं, CFSE ज्यादा होगा Fe+2 के, बिकॉज +3 इधर +2 +3 मतलब ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा इंटरेक्शन होगा लिगेंड के साथ। समझते हो? एक पांचवा पॉइंट है, पांचवा फैक्टर्स, मोर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। मोर, इधर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, पांचवा फैक्टर्स। जितना ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जगह होगा, जितना ज्यादा जगह होगा उतना आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स in same oxidation state, in same oxidation state। क्लियर हो गया? in same oxidation state। is it there any doubt? और जैसे कि मैं बात करूंगा टिटेनियम+3 की बात कर लेता हूं और क्रोमियम+3 की बात कर लेता हूं। टिटेनियम+3 एंड क्रोमियम+3 की बात कर लेता हूं। टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2। क्रोमियम का क्या होता है? बताओ बच्चे लोग। 3d5 4s1, 3d5 4s1। टिटेनियम +3 मतलब क्या? इधर से 2 जाएगा, इधर से 1 जाएगा, मतलब क्या बचेगा बच्चे लोग? +3 में क्या बचेगा? 3d1 बचेगा, जबकि ये +3 में क्या बचेगा? 3d4 बचेगा। अब मैं देखो d ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। इधर भी मैं 3d बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। ये भी 3d है, ये भी 3d है। इसमें 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3d में 1 2 3 4। किसमें ऑर्बिटल ज्यादा खाली है? इसमें। क्लियर हो रहा है? तो इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, दैट्स वाई टिटेनियम का CFSE ज्यादा होगा क्रोमियम+3 के CFSE से। अगर दो सेंट्रल मेटल एटम दोनों को ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो जिसके पास ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल वो क्या होगा बच्चे लोग? ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और ज्यादा इंटरेक्शन मतलब ज्यादा CFSE। सो दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी CFSE। पहला क्या था बच्चे लोग? हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल में CFSE ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल में। मैंने आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया, एक मैंने दे दिया टेट्राकार्बोनिल निकल और एक मैंने दे दिया हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनो मतलब 6 लिगेंड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल तो आप बोलोगे सर हेक्सासाइनोफेरेट का CFSE ज्यादा होगा, आग बंद करके। क्लियर हो गया? लिख के आना बच्चे लोग। सेकेंड, एज वी गो डाउन द ग्रुप CFSE बढ़ेगा, मतलब 3D से आप 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज में भी क्या होगा? CFSE बढ़ेगा। ये सब हम लोग एग्जांपल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया? फिर आपने देखा जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अभी जस्ट के पहले भी देखा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, मतलब CFSE ज्यादा। वीक फील्ड में CFSE क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? अगर मैंने आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दिया, कंपैरिजन पूछा किसका CFSE ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका CFSE ज्यादा होगा।
फिर CFS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना बेटर इंटरेक्शन, जितना ज्यादा बेटर इंटरेक्शन उतना ज्यादा CFSE, बिकॉज ऑफ मोर चार्ज मोर इंटरेक्शन देयरफॉर मोर CFSE, ये भी लिख देते हैं। चलो फिर अगर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल सेम है इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, टिटेनियम +3 है, ये भी +3 है, लेकिन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा है, मतलब इसका CFSE ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को अभी आप कंसीडर करके इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको प्रॉपरली आप क्या कर लो बच्चे लोग, नोट करो। बच्चे लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर CFSE डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो उसी से रिलेटेड इधर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं कि ऑर्डर ऑफ CFSE बताओ कि किसमें ज्यादा है फिर कम कम। क्लियर हो गया? तो इसको सॉल्व करते। फर्स्ट एग्जांपल देखो, सबसे पहले आप जब भी कॉम्प्लेक्स आपके पास आएगा ना, आप लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम पे नजर डालना। पहले तो आप चेक करोगे कि क्या इसमें कोई भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के जैसा कंडीशन बन रहा है। देखो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, अगर एक टेट्राहेड्रल होता तो उसका CFSE कम हो जाता, बट इधर सारे के सारे क्या है बच्चों लोग, ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। मतलब पहले पॉइंट से तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आपने डी सीरीज के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, 3D 4D 5D। ये कब चेक करोगे, जब मेटल एटम डिफरेंट हो गए लेकिन लिगेंड क्या हो गए, सेम हो गए। अब 5D है कि 4D है कि 3D, 5D का CFSE सबसे ज्यादा होता है, फिर 3D के कंपैरिजन 4D का, और फिर 4D के बाद कौन आता है, लास्ट में कौन आता है बच्चों लोग, 3D आता है। अब इधर देखोगे तो लिगेंड सेम, साइनाइड साइनाइड साइनाइड, चेंज क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम, चेंज क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम। ये 3D का है, ये 4D का है, ये किसका है, 5D का। इधर मैं लिख देता हूं 3D का है, ये 4D का है, और ये क्या है, 5D का। ये तो सेम है ना बच्चे लोग, सेम। तो आपको इसके बारे पे जाना था, 3D 4D 5D। एज यू नो CFSE ऑर्डर क्या होता है, 5D का ज्यादा होता है, फिर 4D का, फिर 3D का। मतलब इधर 5D कौन है, C वाला, तो C का CFSE ज्यादा होगा B से, B का ज्यादा होगा A से। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आप अपना 4 मार्क्स खो दोगे नीट के पेपर में। क्लियर हो गया? तो प्लीज बी फोकस्ड। अब आप बात करोगे सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आप पहले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कंपैरिजन करो। नहीं भाई, इधर भी सब ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड 6 लिगेंड 6 लिगेंड, इधर 3 है मैं मानता हूं, लेकिन ये बाइडेंटेड है। क्लियर हो रहा है? तो अब आप बात करोगे, अब इसका आप क्या बात करोगे, इसमें भी आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ CFSE निकालना है। आपको दिख रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम सब में सेम है, Fe। तब आप किसके पास जाओगे, लिगेंड के पास जाओगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड उतना ज्यादा CFSE। क्लियर हो रहा है? इधर मैं लिख देता हूं, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा CFSE भी बढ़ेगा। तो कंपेयर करो, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड among these four? Cyanide is the strongest, as you know strongest ligand is cyanide। फिर कौन आ जाएगा, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन के बाद कौन होगा, वाटर, और वाटर के बाद कौन होगा बच्चे लोग, क्लोराइड Cl। क्लियर हो रहा है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है, साइनाइड है, मतलब इसका CFSE ज्यादा होगा। तो A वाले का CFSE सबसे ज्यादा होगा। फिर सेकंड ऑर्डर किसका होता है, इथिलीन डायमाइन। ये हम लोग ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज VBT के लेक्चर में देखा है, इसलिए काम आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग। इथिलीन डायमाइन कौन से वाले में, D वाले में, तो D आ जाएगा। फिर H2O किस में, B वाले में। फिर किस में आ जाएगा, C, बिकॉज इट इज द वीकेस्ट लिगेंड। जितना ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ कम होगा उतना ही कम CFSE होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड। आप लोग कर सकते हो तो इसको पॉज करो और घर पे खुद से एक बार ट्राई करो। अगर नहीं समझता तो देखो बच्चे लोग, पहले खुद से पॉज करके ट्राई किया करो, खुद का दिमाग लगाया करो। जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो आप अपने माइंड को वैसा नहीं बना पाओगे कि आप खुद से सॉल्व करो। आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, आपको समझेगा प्रॉपरली, लेकिन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा कि हाँ मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूं।
तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि हम थियरी पढ़ाए ना, तो थियरी से क्वेश्चन निकलेगा, आंसर आपका आएगा, उसी से आएगा। क्लियर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कलर्ड। चलो बात करें, अब देखो इधर दोनों में कोबाल्ट है, कंपैरिजन कर लिया, मेटल तो सेम है। अब बात करेंगे लिगेंड, वाटर है, इधर कौन है? क्लोरीन। एज यू नो वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन क्लोरीन। वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन क्लोरीन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, जबकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो रहा है? तो चलो हम लोग पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर की बात करते हैं, वाटर की जगह दूसरा लिगेंड भी ले सकते हो आप, साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया। क्लियर हो गया? वाटर की बात कर लेते हैं। चलो तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 5 d ऑर्बिटल बनाओगे, 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं बच्चों लोग, इसको मैं रफ कर देता हूं बिकॉज स्पेस नहीं है, ये वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, आप इसको कॉपी कर लो फास्ट। कर लिया कॉपी? इसको मैं रफ कर देता हूं। क्यों समझा ना? ये ऑर्डर समझा ना? बिकॉज साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, मतलब इसका CFSE ज्यादा होगा, जबकि क्लोराइड इज द वीकेस्ट लिगेंड, उसका CFSE लीस्ट होगा। क्लियर हो गया? कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसको कॉपी करो। चलो अभी आपके पास 2 लिगेंड है, एक साइनाइड है और एक क्या है? क्लोराइड है। तो साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड देन क्लोराइड। वाटर भी लिखते तो सेम कंसेप्ट होता बच्चे लोग। क्लियर हो गया ना? वाटर के लिए भी सेम कंसेप्ट होता, कोई वो बात नहीं है। चलो अब साइनाइड की बात करते हैं हम लोग। देखो साइनाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो हम लोग पहले स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। अब आपके पास 5 d ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो बच्चे लोग? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना? -3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, एक साइनाइड के ऊपर -1, तो 6 साइनाइड के ऊपर -6, तो आंसर कितना आ रहा है? +3। इधर भी कितना आएगा? +3 आएगा। बच्चों लोग निकाल के कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +3, इधर भी +3 है। अब एज यू नो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? बताओ। 3d7 4s2 क्या होता है? 3d7। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों लोग? दोनों ही केस में कोबाल्ट है, 3d7 4s2। लेकिन ये कौन से स्टेट में? +3, तो +3 में क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 3d6 4s0। इधर से 2 गया, इधर से 1 गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? स्प्लिटिंग देखो ज्यादा होगा। अभी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है ना, देखो ना, मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। क्लियर हो गया? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? CO+3 मतलब 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? जब स्प्लिटिंग होगा तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब मोर सेपरेशन, मोर स्प्लिटिंग। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, क्या इलेक्ट्रॉन का पैरिंग होगा कि वो ऊपर जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पैरिंग होगा। तो पहले तो आप लोअर है, ये हाइयर है। इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे? लोअर ऑर्बिटल में, 1 2 3। फिर क्या करोगे? ऊपर भेजोगे कि पैरिंग कराओगे? पैरिंग कराओगे। वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसको आप क्या बोलोगे फिर? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप CFSE भी कैलकुलेट कर सकते हो ना बच्चे लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। T2G के लिए वैल्यू कितना होता है? 2/5। EG के लिए कितना होता है? 3/5। इधर +3/5, इधर -2/5। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हो गई, बट हम लोग इधर कलर की बात कर रहे हो, तो CFSE आपको निकालने आना चाहिए। वैसे तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन को भी मैं क्या कर रहा हूं? रफ कर रहा हूं। बच्चे लोग कॉपी कर लो फास्ट। किया कॉपी? अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर ली, अब बात करेंगे हम लोग वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। चलो समझते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे लोग। लेकिन एग्जाम में अगर आपको बोर्ड के पेपर में आता है तो आपको पूरा ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है, बट अगर ये आपको आता है नीट और जेई के पेपर में तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व करते रहोगे? तो आपका टाइम तो गया बच्चे लोग। आपको क्विक आंसर आना चाहिए कि हाँ भाई फटाफट आपको मन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, मन के अंदर ही आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए, मन के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका आइडिया इतना क्लियर हो जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन भी कर सकते हो। इज इट देयर एनी डाउट? तो प्रैक्टिस करो। ऑर्डर ऑफ CFSE देखो,
अभी हम लोग बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी वीक फील्ड कौन है? साइनाइड है, सॉरी साइनाइड बोल रहा हूं, क्लोराइड है बच्चे लोग। क्या है? क्लोराइड। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6 है। ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर T2G नीचे। आपको पता है Eg ऊपर T2G नीचे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है इधर। अब जब आप वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है बच्चे लोग? लेस स्प्लिटिंग, समझ रहे हो? तो इधर पेयरिंग होता है, इधर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इधर पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 2 3 पेयरिंग होगा नहीं, वो ऊपर जाएंगे 4 5 और इधर आ जाएगा 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाइयर ऑर्बिटल में है, इसमें नहीं है, तो इसको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम बात किस चीज की कर रहे हैं? कलर के बारे में। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने बात किया था कलर के लिए इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना जरूरी है। सारे के सारे पेयर्ड है, देयर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नो कलर। इसके पास क्या है बच्चे लोग? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मोर कलर। तो किसका कलर ज्यादा होगा? कौन कलर होगा? तो आंसर विल बी दिस विल बी कलर। व्हाई? बिकॉज इसमें 4 अनपेयर्ड है जबकि इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा, पेयरिंग होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम, पेयरिंग नहीं होगा एंड दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो इसका प्रॉपरली क्या कर लो? नोट कर लो। नोट कर लिया। अब हम लोग को एक चीज पढ़ना है, लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो इसको नोट कर लिया बच्चे लोग? ये वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर कलर्ड? अब देखो बच्चे लोग, बात करेंगे अभी हम लोग किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कैसे पता करोगे? तो सिंपल सा चीज बता दे रहा हूं, ये चीज याद रख लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन लिगेंड। मतलब लिगेंड और मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होगा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा ना बच्चे लोग। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल and it is also inversely proportional to size of ligand। अब ये कैसे सर, ये बता दो। अब देखो साइज ऑफ मेटल और साइज ऑफ लिगेंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेटल का साइज बड़ा है लिगेंड से, मेटल बड़ा है लिगेंड छोटा है। देखो ये मेटल है और ये लिगेंड है। साइज ऑफ मेटल क्या हम लोग बात कर रहे थे? स्टेबिलिटी। हाँ, तो देखो जितना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा बच्चे लोग उतना प्रॉपरली इंटरेक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये हो गया। अब साइज ऑफ लिगेंड के बारे में बात करेंगे। साइज ऑफ लिगेंड के बारे में बात करेंगे आप, जब लिगेंड का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि ये क्या है? एक मेटल है, इधर बल्कि लिगेंड है, तो जब बल्कि लिगेंड होगा तब उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। So always remember stability of coordination compound या तो complex compound is directly proportional to charge on metal and it is inversely proportional to charge on ligand. While the stability, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दोनों का चार्ज, लिगेंड का चार्ज हो या मेटल का चार्ज हो, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एंड साइज ऑफ लिगेंड। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? CFSE फैक्टर, कलर के फैक्टर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर हो गया? तो इसका प्रॉपरली क्या करो बच्चे लोग? नोट कर लो। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या किया? CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
क्लियर हो गया? तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 80% चैप्टर खत्म हो गया। 80 क्या 85% आप बोल सकते हो। अभी जस्ट हमारा जो बाकी है वो आइसोमेरिज्म बाकी है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अराउंड 85% हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हम लोग ने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा, वर्नर्स थियरी, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। वर्नर्स थियरी के बाद हम लोग ने क्या किया बच्चे लोग, वैलेंस बॉन्ड थियरी किया। वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर एटसेट्रा एटसेट्रा कैलकुलेट करना सीखा। फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद हम लोग ने क्या सीखा, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी में हम लोग ने कलर के बारे में भी सीखा, जो कि वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं बता रहा था। क्रिस्टल फील्ड थियरी को कंप्लीटली डिस्कस किया ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। इधर देखो, अगर मैं आपको पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, दिस इज डायामैग्नेटिक बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे है बच्चे लोग, पैड है, डायामैग्नेटिक। इधर देखो इलेक्ट्रॉन्स अनपैड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। जितना ज्यादा अनपैड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी दिया था, √n × n+2। n का मतलब नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन, रखो आपको वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, कैसे कलर निकालते हैं, कैसे CFSE के बेसिस पे फैक्टर्स के बेसिस पे आप लोग CFSE को कंपैरिजन करते हो, कौन कौन से फैक्टर्स पे CFSE डिपेंड करता है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे चीज हम लोग ने सीख लिया। अराउंड 85% हमारे चैप्टर का हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।